Assalamu alaikum guys. Today we are going to start another chapter of this course and the title of the chapter is indices, surds and the logarithm. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि indices क्या है. तो indices को हम simply कहते हैं exponent और in more simpler words we can say that the power. तो let's see what power is. तो अगर हमारे पास बेस a है, a कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो सकता है, बेस कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हम न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें हमने जो बेस ए है उसको हमने रेस्ट्रिक्टेड किया है, जो कि a ग्रेटर देन 0, जो भी हमारा पास बेस है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा. तो अगर किसी भी बेस के ऊपर इस टाइप का कोई नंबर हो, इस टाइप का कोई नंबर हो और कोई वेरिएबल हो, तो दैट इज नोन एज द पावर. तो अगर मेरे पास बेस ए है, उसके ऊपर पावर 2 है, तो उसका मतलब यही है कि जो हमारे पास जो भी बेस है वो अपने आप से इतने टाइम्स मल्टीप्लाइड है. जो भी पावर होगा उसका मतलब है कि जो भी हमारा बेस है वो अपने आप से इतने टाइम्स मल्टीप्लाइड है. सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब है ए इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 2 टाइम्स. तो इन द सेम वे अगर हमारे पास ए पावर एन है तो इसका मतलब है कि जो ए है वो अपने आप से n टाइम्स मल्टीप्लाइड है. So in this way a multiplied by a up to a. So these are the n factors. So n indices अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाता है तो that will equal to 1, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से 0 टाइम मल्टीप्लाइड है, मतलब it's nothing. So जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है that is 1. So any base power 0 is equal to 1. तो any base power minus p, here minus p is power, तो वो हो जाएगा 1 upon a power p. जो भी हमारा बेस है वो बेस सेम रहेगा और जो हमारा पावर है वो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर किसी भी बेस के ऊपर हमारा पावर जो है वो फ्रैक्शन में हो, अगर वो फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर में हमारे पास 1 हो और डिनोमिनेटर में समथिंग हो, तो दैट विल इक्वल टू जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा वो रेडिकेट में आ जाएगा और जो भी हमारा बेस है वो अंडर रूट में आ जाएगा. इन द सेम वे अगर हमारे पास दूसरा बेस है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर है, मतलब फ्रैक्शन में है, जो हमारे पास न्यूमरेटर में है वो हम न्यूमरेटर में जो भी पावर है वो पावर और हमारा बेस है वो सेम ही हम रेडिकेट के अंदर लिखेंगे, और जो क्यू होगा जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा रेडिकेट. सो these are the simple rules of indices. So let's explore indices more. So let's see the rules of exponent having the same base. अगर हमारे पास base same है और उसके ऊपर जो भी exponent है और power है वो different हो, तो हम उसको कैसे डील करेंगे. So हमारे पास जो first rule है वो है अगर किसी भी base के ऊपर हमारे पास किसी भी base के ऊपर power different हो लेकिन वो multiplication ई फॉर्म में हो, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो भी हमारा बेस है वो सेम रखेंगे और जो भी पावर्स होंगे जो डिफरेंट पावर्स होंगे उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे. तो अगर मैं इसको एक जनरली देखूं तो मैं ए जो है हमारा बेस है वो 2 ले रहा हूं और m और n जो मेरे पास एक्सपोनेंट्स हैं उनको मैं एक को 2 और दूसरे को 3 ले रहा हूं. तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं फॉर एग्जांपल इस टर्म में, तो ये जो मेरा a है वो 2 है और m भी 2 है और n 3 है. तो जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पावर क्यूब, तो सिंपली जो हमारे पास रूल है वो क्या कह रहा है कि सिंपली जो भी बेस है उसके ऊपर जो भी पावर्स है वो सिंपली ऐड कर दो. तो मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ, तो 2 बेस है हमारे पास, उसके ऊपर पावर 2 + 3 इज इक्वल टू 5. तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 2 पावर 5. तो ये तो इस रूल के हिसाब से हो गया. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 का स्क्वायर इसका मतलब है जो 2 है वो अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2 पावर 3 है, इसका मतलब है 2 इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स. तो मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, और जब मैंने इसको पूरे को कंबाइन किया तो 2 इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 5 टाइम्स, तो इट्स सिंपली रिटन एज 2 पावर 5. तो ये जो मेरा फार्मूला से आंसर आ रहा है और दूसरा जो मैंने जनरल सॉल्व किया है दोनों सेम ही आ रहे हैं. इट मींस रूल इज प्रूव्ड. एंड अदर इज अगर हमारे पास बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंस हो लेकिन वो हमारे पास फ्रैक्शन में हो, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास न्यूमरेटर होगा उसमें जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट होगा उसमें से
जो डिनोमिनेटर वाला एक्सपोनेंट है वो हम माइनस कर देंगे। तो सिंपली अगर मेरे पास सेमी में वैल्यूज ले रहा हूँ, a2 है, m2 है और n3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 पावर 3। तो जो फार्मूला कह रहा है कि सेम बेस रखो, लेकिन जो न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट है उसमें से डिनोमिनेटर वाला एक्सपोनेंट माइनस कर दो। तो मैंने 2 - 3 किया है, तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो 2 पावर -1। तो 2 पावर -1 को सिंपली मैं 1 अपॉन 2 पावर 1 लिख सकता हूँ। 2 पावर 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 सेम। तो ये तो मैंने फार्मूला से सॉल्व किया। अगर मैं इसको जनरल देखूं तो 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 2 में कैंसिल हो गए और जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 1 अपॉन 2। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच कर रहे हैं। एंड थर्ड रूल इज, अगर हमारे पास बेस सेम हो और उसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, लेकिन जो पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा उसके ऊपर होल में भी समथिंग एक्सपोनेंट हो, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स सपोज जो हमारे पास आ रहा है जो a है वो 2 है और m2 है और n 3 है। तो जो हमारे पास रूल कह रहा है कि सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 और 6, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 2 पावर 6 आ गया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, अगर मैं इसको जो मेरे पास रूल है उसको ना देखो, मैं जनरल सॉल्व करूँ, तो 2 का स्क्वायर है वो है मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। तो ये जो 2 स्क्वायर है ये अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 2 स्क्वायर है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो 2 स्क्वायर मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं इसको कंबाइन देखूं तो 2 इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 6 टाइम्स, तो सिंपली द आंसर इज 2 पावर 6। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच कर रहा है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ इंडाइसेस हैविंग द सेम बेस। सो लेट्स सी द रूल्स ऑफ इंडाइसेस हैविंग सेम एक्सपोनेंट। अगर हमारे पास टर्म्स हो और उनमें हमारे पास बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तो व्हाट कंडीशंस विल बी अप्लाइड। तो अगर हमारा फर्स्ट केस है, अगर हमारे पास बेस a है और दूसरा बेस b है, लेकिन इन दोनों के ऊपर जो पावर है वो सेम है और वो दोनों बेसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हों, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास बेसेस होंगे उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी उनके ऊपर एक्सपोनेंट होगा वो हम होल एक्सपोनेंट लिख देंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो a है, जो हमारे पास फर्स्ट बेस है वो 4 है, सेकंड बेस 2 है और हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, जो दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं इसको जनरल ले रहा हूँ तो a पावर n इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 4 क्यूब हो जाएगा और जो b पावर n है वो 2 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्सपोनेंट है वो सेम है, लेकिन जो बेसिस है वो डिफरेंट है। तो जो हमारे पास रूल कह रहा है वो कह रहा है कि जो भी हमारे पास बेसिस है उनको मल्टीप्लाई कर दो। जो भी हमारा बेसिस है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और जो भी उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो एक ही रखते हैं दोनों के ऊपर, तो हमें होल एक्सपोनेंट कर दिया। तो 2 4 आर 8, तो 8 के ऊपर 3 आ गया, तो पावर 3 आ गया, तो 8 पावर 3 का मतलब है 8 इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया 512। अगर मैं इसको जनरली देखूं तो 4 क्यूब का मतलब है 4 is multiplied itself by 3 times and 2 क्यूब का मतलब है 2 is multiplied by itself 3 times। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जब इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो वो जो आंसर आ रहा है वो सेम ही है 512। एंड अनदर केस इज, अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, लेकिन वो दोनों फ्रैक्शन पार्ट, मतलब वो जो हमारे पास एक न्यूमरेटर में हो एक डिनोमिनेटर में हो, और तो हम क्या कर देंगे, सिंपली जो भी हमारे पास बेसिस हैं उनको हम जो डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है उनको होल एक्सपोनेंट ले लेंगे। तो लेट्स सी, जो हमारे पास मैंने सेमी वैल्यूज लिए हैं, a की 4 b की 2 और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो 3 लिया है। तो जो a पावर n है वो 4 क्यूब आ गया और b पावर n है 2 क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो भी हमारे पास बेसिस है उनको सिंप्लीफाई कर दो, तो 4 डिवाइड बाय 2 और जो भी पावर है उनको मैं होल पावर ले रहा हूँ। तो जब होल पावर दे दिया है तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ये तो हमारे पास जो हमारे पास रूल है उसके हिसाब से हो गया। अगर मैं इसको जनरल देखूँ तो 4 क्यूब का मतलब है 4 इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, और जो
डिनोमिनेटर में है वो है 2 क्यूब, 2 क्यूब का मतलब है 2 इज मल्टीप्लाइड सेल्फ बाय 3 टाइम्स, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन सब को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये 2 टाइम्स आ गया, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। तो जो फाइनल मेरा आंसर आ रहा है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, so this is equal to 8. So this condition both are equal. So these are some rules of exponent. So let's talk about surds. तो surds जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन के रूट्स एवेल्यूएटेड एग्जैक्टली ना हो रहे हो तो those will become surds. तो surds irrational numbers हैं। irrational numbers वो होते हैं जो जिनको हम p upon q फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जब भी हम सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि उनकी जो भी प्रोडक्ट है वो बी सर्ड हो, और कि जो किसी भी दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करें और उनका जो आंसर रेशनल नंबर आ जाएगा तो वो दो सर्ड्स हैं, उनको हम कहेंगे दीज आर द कॉन्जुगेट सर्ड्स, और कॉन्जुगेट सर्ड्स आर यूज्ड टू रैशनलाइज। सो लेट्स सी हाउ द सर्ड्स आर यूज्ड टू रैशनलाइज एनी नंबर, एनी रेशनल नंबर। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में जो है वो 4 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 2 है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 2। ये दोनों नंबर्स जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। हमें इनको यानी कि जो डिवीजन है उसको हमें रेशनल नंबर में लेके आना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका हम कॉन्जुगेट लेके उनको रेशनलाइज करते हैं। तो लिखा है बाय रेशनलाइजिंग, तो इसका जो भी कॉन्जुगेट है वो है ये 2 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 2 है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 2। तो जो भी इसका कॉन्जुगेट होगा उसको हम इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो बाय रेशनलाइजिंग से ये भी जो कॉन्जुगेट है उनको मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। और उसके बाद क्या करें, जो भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में एक ये चीज़ आ गई, एक ये चीज़ आ गई, तो न्यूमरेटर में दोनों चीज़ों में मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर में जो भी है उनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये दो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाइड है, तो मैं आपस में इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे ही सॉल्व हो रही है। और जो डिनोमिनेटर में है वो मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। तो मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो ये कंडीशंस आ रही हैं, और जो अपॉन में आ रहा है वो आ रहा है 12 माइनस 18। तो जब इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया, ये 12 रेडिकल 6 है और माइनस 6 रेडिकल 6 है, तो ये कैंसिल हो गया और 6 रेडिकल 6 बच गया, और यहाँ पे 3 8 24 और माइनस 18 सेम ही है, और डिवाइड बाय माइनस 6 बचे। और यहाँ पे जब इसको मैं फर्दर सॉल्व किया है तो 6 प्लस 6 रेडिकल 6 डिवाइड बाय माइनस 6। तो इस टर्म में से 6 कॉमन, इस टर्म में से 6 कॉमन लिया है, क्योंकि जो मेरे पास डिनोमिनेटर है उसमें भी 6 पड़ा है तो वो कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने 6 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर माइनस बच रहा है तो मैंने माइनस इसको न्यूमरेटर के आगे रख दिया है और उसको मल्टीप्लाई किया है, तो वो आ रहा है -1 माइनस रेडिकल 6। सो दिस -1 माइनस रेडिकल 6 is a rational number. So this is the simple way to use surds to rationalize any rational number. So now let's talk about the exponential equation. So exponential equation simply वो equations हैं जिसमें हमारे पास जो भी variable term हो वो as a exponent हो। तो like this, ये हमारे पास a और b हमारे पास जनरल terms है, लेकिन जो x है as a variable term। So जो भी वेरिएबल टर्म जब हमारे पास एक्सपोनेंट में होगा किसी भी इक्वेशन में, तो दैट इक्वेशन इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आर अ फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास a है, कोई भी हमारे पास सिंपल बेस है। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ तो मैं ले रहा हूँ 2 पावर x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, तो दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको भी बेस 2 में लेके आऊँ ताकि मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकूँ। मैं जब बेस 2 में लेके आया हूँ तो जब मेरे पास बेसिस सेम हो गए हैं तो सिंपली मैं पावर्स को इक्वेट कर दूंगा। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी इक्वेटेड। तो जो हमारे पास x वेरिएबल टर्म है उसकी वैल्यू है 2 एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो दिस इज द सिंपलेस्ट way to find the solution of simple exponential equation. Now let's talk about the relationship between the exponential and the logarithmic form.
जो हमारा जो एक्सपोनेंशियल जनरल फॉर्म है वो है y इज इक्वल टू ए पावर x, और जबकि हमारे पास जो लॉगरिथमिक जनरल फॉर्म है वो है log ऑफ y टू बेस a इज x। तो जो भी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म है वो बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो अगर y इज इक्वल टू ए पावर x है, तो अगर मैं इसको एज ए लॉगरिथम लिखूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉगरिथम ऑफ y टू बेस a इज इक्वल टू x। तो इसका सिंपली यही मकसद है कि a के ऊपर मैं कितना पावर दूं जो कि मेरा आ जाए y आ जाए। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या है, तो x क्या है, सिंपली है पावर। तो मैं a के ऊपर कितना पावर दूं जो कि y आए, तो उसको मैं लॉगरिथम, जो सिंपली लॉगरिथम में जनरल फॉर्म है उसका हमें अगर रीड करें तो यही मतलब है। तो अगर मैं इनमें रिलेशनशिप देखूं तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है, वो जो लॉगरिथम है, सिंपली लॉगरिथम जो है एज ए पावर, लॉगरिथम इज पावर। क्योंकि यहाँ पे जो मैं किसका भी लॉगरिथम ले रहा हूँ, लॉगरिथम ऑफ y टू बेस a इज, तो इट मींस जो लॉगरिथम हमारा आ रहा है वो है x। तो x क्या है यहाँ पे, x क्या है हमारा एक्सपोनेंट, तो सिंपली लॉगरिथम इज एक्सपोनेंट। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जो इंडेक्स फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म है, इन दोनों में जो भी हमारे पास बेस है वो दोनों में बेस ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल हेयर बेस इज a, तो यहाँ पे भी हम ले रहे हैं log ऑफ y टू बेस a, तो हमारे पास जो बेस है वो सेम ही रहा है, इट डजंट चेंज। तो सिंपली जो बेस है वो सेम ही रहा है, और यहाँ पे जो पावर है दैट इज एक्चुअली लॉगरिथम, so पावर इज लॉगरिथम। तो जो हमारे पास लॉगरिथम का जनरल फॉर्म है वो है log ऑफ y टू बेस a, और यहाँ पे जो y है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, और a है a भी ग्रेटर देन 0 होगा, और a 1 नहीं होगा, क्योंकि किसी भी, तो मैंने पहले बताया कि जो लॉगरिथमिक फॉर्म है, फॉर्म का मतलब है कि मैं यहाँ पे जो भी बेस है इसके ऊपर कितना पावर दूं। अगर बेस 1 हो जाएगा तो कितना ही पावर दें, दैट विल इक्वल टू ओनली 1। सो नाउ लेट्स सी अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज कन्वर्जन ऑफ any term from logarithm to index form and from index to logarithm form. So अगर हमारे पास logarithm form है log of 3 to base x is 4, अगर मुझे इस logarithm form को index form में करना है तो simply मैं क्या करूँगा, ये जो 3 है इसको मैं सेम ही यहाँ पे रख दूंगा, तो 3 को मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे जो ये है log, अब अगर मैं इसको पढ़े तो है log ऑफ 3 टू बेस x, तो यहाँ पे जो x है इस सिंपली बेस है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, x को बेस रख दूंगा, और जो भी यहाँ पे इस साइड जो भी हमारे पास टर्म होगा उसको मैं एक्सपोनेंट ले लूंगा। तो दिस इज द सिंपल कन्वर्जन फ्रॉम लॉगरिथम टू इंडेक्स फॉर्म। और अगर हमारे पास इंडेक्स फॉर्म है तो उसको हम लॉगरिथम में कैसे करेंगे, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, ये जो भी हमारे पास पावर है इसको हम यहीं पे रख देंगे, और ये यहाँ पे log लगा के log 3 लगाएंगे, और यहाँ पे जो बेस होगा उसको सिंपली हम यहाँ पे रख देंगे। तो these are both are the simplest way to convert index form to logarithmic form. So let's see common logarithm and the natural logarithm. So common logarithm simply logarithm का वो logarithm जिसमें हम जो भी हमारे पास बेस है उसको हम एक स्पेसिफिक ले रहे हैं। तो लॉगरिथम टू बेस 10, जिसमें हमारे पास वो लॉगरिथम्स जिसमें हमारे पास बेस 10 होगा वो हमारे हो जाएंगे कॉमन लॉगरिथम। तो जो भी हमारे पास लॉगरिथम जिसका बेस 10 है उसको हम सिर्फ एलजी भी लिख सकते हैं। सो सिर्फ अगर कहीं पे भी हमें एलजी नजर आ जाएगा तो उसका मतलब है लॉग टू बेस 10। तो अगर हमारे पास एक जनरल फॉर्म है लॉगरिथम ऑफ y टू बेस 10 इज इक्वल टू x, तो अगर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म लिखूं तो y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे जो बेस है वो 10 है, तो यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा, और जो x है वो हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट। सो दिस इज जनरल फॉर्म। और जो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है वो लॉगरिथम जिसका स्पेसिफिक बेस e हो, तो वो हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम। और जो लॉगरिथम विद बेस e जिसको हम सिंपल लिखते हैं ln का मतलब है लॉगरिथम विद बेस e। और जो जनरल फॉर्म है ln ऑफ y इज इक्वल टू x का, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो सिंपली जो y है वो सेम ही रहेगा, और जो ln है उसका बेस e है, तो जब बेस उस साइड आ जाएगा और ये जो x है वो हो जाएगा एक्सपोनेंट।
So this is the simple concept of common and the natural logarithm. So let's talk about the laws of logarithm. So जो हमारे पास पहला लॉ है वो है चेन टू बेस लॉ। इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई भी लॉगरिथम हो तो हम उसका जो बेस है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ b है और बेस हमारे पास a है। तो अगर हम अपनी मर्जी का कोई भी बेस, एक मैंने जनरल लिया है बेस c है, तो अगर हम c रखना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं उसका बेस c पे लॉगरिथम लेंगे और डिवाइड में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पहले बेस था उसका लॉगरिथम भी ले लेंगे और जो भी हमारे पास जनरल बेस होगा वो दोनों में सेम ही होगा। अगर हम उसको प्रूफ करना चाहें तो हम लेट्स सी, तो है log ऑफ b टू बेस a इज इक्वल टू x। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो a पावर x इज इक्वल टू b। तो अगर हम इस दोनों साइड्स का log ले रहे हैं जिसका बेस c है, तो टेकिंग log टू बेस c ऑफ बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स का log c लेते हैं। तो log c ले रहे हैं तो दोनों साइड log c मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो भी है ax और b जो है जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं, तो ये जो x है ये x आगे आ जाएगा और log ऑफ a टू बेस c आ जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ b टू बेस c। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड वो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू log ऑफ b टू बेस c अपॉन log ऑफ a टू बेस c। तो ये हमारे पास सिंपली प्रूफ हो गया। और जो x है वो हमने यहाँ पे लिया है कि जो x है वो है log ऑफ b टू बेस a। तो log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b टू बेस c और log ऑफ a टू बेस c। अनदर रूल इज प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हम फैक्टर्स का लॉगरिथम ले रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू द सेपरेट लॉगरिथम ऑफ ईच फैक्टर। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दो फैक्टर्स हैं x मल्टीप्लाई बाय y, इनका अगर हम लॉगरिथम ले रहे हैं तो दिस विल इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ वन फैक्टर प्लस लॉगरिथम ऑफ अनदर फैक्टर। सो दिस इज द प्रोडक्ट लॉ। तो अगर हम इसको प्रूव करें तो लेट्स सी, सो अगर हम सपोजिशन ले रहे हैं एक p है जो कि बराबर है log ऑफ x टू बेस a। तो अगर हम इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो a पावर p इज इक्वल टू x। और अनदर है q इज इक्वल टू log ऑफ y टू बेस a। अगर हम इसको लॉगरिथम में लिखें तो है a पावर q इज इक्वल टू y। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी। तो सिंपली हो जाएगा x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू a पावर p मल्टीप्लाई बाय a पावर q। तो अगर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास बेसिस सेम होंगे तो पावर विल बी इक्वेटेड। जब व्हेन बेसिस आर इक्वल तो पावर विल बी एडेड एंड मल्टीप्लिकेशन कंडीशन। तो पावर इक्वल हो गए, तो पावर ऐड हो गए तो p प्लस q हो गया। तो जब हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू a पावर p प्लस q आ गया है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम टू बेस a ऑफ बोथ साइड। अब दोनों साइड्स का लॉगरिथम ले रहे हैं, दोनों साइड्स का लॉगरिथम टू बेस a ले रहे हैं, तो इस साइड जब आएगा तो log ऑफ एक्स वाई जो कि दो फैक्टर्स हैं टू बेस a इज इक्वल टू log ऑफ a पावर p प्लस q टू बेस a। तो लॉगरिथम में एक कंडीशन है, जब हमारे पास जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं वो और हमारे पास बेस अगर सेम आ जाए तो वो हो जाएगा इक्वल टू 1। क्योंकि अगर मैं कहना चाह रहा हूँ अगर 2 के ऊपर कितना पावर आ जाए जो वो 2 के बराबर आए तो दैट इज 1। किसी भी नंबर को मैं ले लूँ कि इसके ऊपर कितना पावर आना चाहिए वो जो सेम नंबर आए तो दैट इज 1। तो लॉगरिथम की कंडीशन है log ऑफ a टू बेस a इज इक्वल टू 1। तो ये जो कंडीशन है, और दूसरी है ये पावर लॉ भी है जो हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी जिसका लॉगरिथम ले रहे हैं अगर उसके ऊपर जो पावर है तो जो पावर है वो सिंपली आगे शिफ्ट हो जाएगा। आगे शिफ्ट तो मतलब ये p प्लस q आ जाएगा और इनटू ये आ जाएगा log a ऑफ a जो कि 1 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली 1 रख दो। तो अब हमारे पास क्या हो गया, log ऑफ एक्स वाई टू बेस a इज इक्वल टू p प्लस q। तो p और q की अगर हम वैल्यू रखें तो p किसके बराबर है,
p है log of x to base a, तो log of x to base a, और q किसके बराबर है log of y to base a, तो log of y to base a. So it means this product law is proved. Third law of logarithm is quotient law. तो क्वेश्चन लॉ जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, अगर उनका हम लॉगरिथम ले रहे हैं तो दैट विल इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर. तो अगर हम इसको जो हमारा लॉ है इसको अगर हम प्रूव करें तो मैं p ले रहा हूँ, एक सपोजिशन में p ले रहा हूँ जो है लॉगरिथम ऑफ x टू बेस a, और उसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो a पावर p इज इक्वल टू x, और दूसरा मैं q ले रहा हूँ जो q इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू बेस a, और इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो a पावर q इज इक्वल टू y. तो ये मेरे दोनों दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर रहा हूँ बाय 2. तो जब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू a पावर p डिवाइड बाय a पावर q. तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इस टाइप की कंडीशन हो, बेसिस सेम हो और वो न्यूमरेटर और फ्रैक्शनल पार्ट में हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसके एक्सपोनेंट में से डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे. तो ये हो जाएगा a पावर p माइनस q. तो क्योंकि ये जो है एक्सपोनेंट न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट p है, उसमें से डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट माइनस कर रहे हैं, तो हो जाएगा a पावर p माइनस q. अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है कि x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू a पावर p माइनस q. अब ये जब ये कंडीशन आ जाए तो हम दोनों साइड्स का लॉग ले रहे हैं टू बेस a. जब हम लॉग ले रहे हैं टू बेस a तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी लॉग ऑफ x अपॉन y टू बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ a पावर p माइनस q टू बेस a. तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास जो पावर रूल है, तो पावर रूल क्या कह रहा है, जो भी हमारे पास जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं अगर वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो उसका जो भी एक्सपोनेंट होगा वो सिंपली आगे आ जाएगा. तो ये हम सेम ही रख रहे हैं लॉग ऑफ x अपॉन y टू बेस a इज इक्वल टू जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट है वो सिंपली आगे आ गया. तो जो भी a का एक्सपोनेंट था समथिंग वो हमने आगे रख दिया है, और ये हो गया, अब बच गया हमारे पास लॉगरिथम ऑफ a टू बेस a. तो जब हमारे पास किसी नंबर का हम लॉगरिथम ले रहे हैं और वो नंबर और जो उसका बेस है वो सेम हो तो दैट विल इक्वल टू 1. तो log ऑफ a टू बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो हम अगर फॉर एग्जांपल इसको हम अगर सिंपली देखें तो अगर मैं फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 2 ले रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 के ऊपर कितना पावर दूँ जो 2 जवाब है, तो इसका मतलब है 2 के ऊपर पावर 1 देना चाहिए. तो इन द सेम अगर कोई भी मैं नंबर लूँ उसका मैं कहूँ कि इस नंबर पे कितना पावर दूँ जो वो सेम नंबर ही है तो वो पावर 1 होगा. तो एनी नंबर पावर 1 इज इक्वल टू द सेम नंबर. तो ये हो जाएगा 1, तो दिस टर्म विल बी 1. तो हमारे पास जो बच गई है वो है log ऑफ x अपॉन y टू बेस a इज इक्वल टू p माइनस q. और अब p और q की जो वैल्यूज हमने सपोज की है वो मैं रख रहा हूँ. तो जो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला था वो हमारा हो गया प्रूफ. सो क्वेश्चन लॉ इज प्रूव नाउ. द फोर्थ एंड द लास्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम इज पावर लॉ. तो अगर हमारे पास किसी भी नंबर का पावर ले रहे हैं तो उस नंबर पे कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट है वो सिंपली जो भी हम जिसका लॉगरिथम ले रहे हैं उसके आगे आ जाएगा, और जो भी हमारे पास बेस होगा उसी पे हम लॉगरिथम लेंगे. तो अगर हम इस हमारा लॉ है इसको अगर हम प्रूव करें तो लेट p इज इक्वल टू log ऑफ x टू बेस a. तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगाए तो a पावर p इज इक्वल टू x. ये होगी हमारा इक्वेशन नंबर 1. तो a पावर p इज इक्वल टू x को मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं दोनों साइड्स पे n पावर दे रहा हूँ. तो अगर मैं n पावर दे रहा हूँ तो n इस p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स हेड इज पावर 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू n. तो ये हो गया a पावर np इज इक्वल टू x पावर n. तो अगर ये कंडीशन आ गई है तो मैं क्या करूँगा, लॉगरिथम लूँगा, लॉगरिथम टू बेस a हमारे पास जनरल बेस है. तो टेकिंग लॉगरिथम
टू बेस ए ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अगर लॉगरिथम ए बेस ए लूँ तो मेरे पास हो जाएगा लॉग ऑफ ए पावर एन पी टू बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एन टू बेस ए। और जब हमारे पास किसी भी टर्म का हम पावर ले रहे हैं, किसी भी टर्म का लॉगरिथम ले रहे हैं और वो टर्म जो है वो पावर में हो, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, जो भी पावर है उसको आगे रख देंगे। तो उस पावर को मैंने आगे रख दिया है, तो हमारे पास आगे कंडीशन बन गई है लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस ए इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स पावर एन टू बेस ए। और हमें पता है कि लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस ए ऑलवेज इक्वल टू 1, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये बच गया 1 आ गया, और यहाँ पे बच गया n मल्टीप्लाइड बाई पी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स पावर n टू बेस ए। और जब मैं n तो सेम ही है, n रख रहे हैं, और जो p की वैल्यू है लॉगरिथम ऑफ x टू बेस ए। लॉगरिथम ऑफ x टू बेस ए इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x पावर n टू बेस ए। सो द power law is proved now. So the last topic of this chapter is logarithmic equation. So वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो भी वेरिएबल टर्म का लॉगरिथम लिया हुआ हो, तो दैट equation is known as logarithmic equation. Equation that contain the logarithm of variable quantity is known as the logarithmic equation. तो अगर हमारे पास for two logarithm having same base, अगर हमारे पास दो लॉगरिथम्स हैं लेकिन उनका बेस सेम है, तो हमारे पास क्या होगा, तो ये लॉगरिथम है जिसका बेस सेम है, और लॉगरिथम हम ले रहे हैं वेरिएबल क्वांटिटी, हमारे पास m और n हमारे पास एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो लॉगरिथम ऑफ m टू बेस a इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ n टू बेस a। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वलिटी की साइन है, तो इट मींस दिस इज एन इक्वेशन। और यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी m और n है, उसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं, तो इट मींस दिस इज अ लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो अगर इस टाइप की कंडीशन हो, बेस सेम हो दोनों साइड्स, तो जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे दैट दोज विल बी इक्वल। सो अगर इस टाइप की कंडीशन है तो m इज इक्वल टू n। तो अगर हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लें जिसमें लॉगरिथम ऑफ 20 टू बेस 10 प्लस लॉगरिथम ऑफ 2 बेस 10 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x टू बेस 10। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड है पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको इक्वेट करेंगे। तो अगर दो लॉगरिथम आपस में एडेड है मतलब जो हमारे पहले हमने जो लॉगरिथम का लॉ पढ़ा है कि लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ईच सेपरेट फैक्टर। तो यहाँ पे ईच फैक्टर्स हैं, तो हम इनको अगर हम एक ही लॉगरिथम लें तो हमारे पास ये जो भी है ये 20 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 20 टू बेस 10। तो अगर हम इसको फार्मूला लेते हैं तो लॉगरिथम ऑफ a टू बेस एक्स वाई इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a x प्लस लॉगरिथम ऑफ a y। ये हमारे पास जो लॉ पढ़ा है वही है, उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अगर हम इसको इक्वल रखें लॉगरिथम ऑफ 10 ऑफ x, अब हमारे पास दो लॉगरिथम आ गए और उनका जो बेस है वो सेम है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं उसको सिंपली हम इक्वेट कर देंगे। तो हम जो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 है इसको हम कर देंगे x के बराबर, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 40। सो दिस इज द सिंपल वे टू सॉल्व द logarithmic equation. Thank you very much.